नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेज शेखावाटी। दोस्तों, हम राजस्थान के नवीनतम भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के जो नवीनतम भूगोल में हमारा सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश या इसी को भू आकृतिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और आज की जो क्लासेज रहने वाली है वो तीसरे नंबर की रहने वाली है। इससे पूर्व दो क्लासेज हो गई है, उनमें साथियों हमने बताया था कि भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी दी थी, यानी साथियों भौतिक प्रदेश क्या होता है और इसके वर्गीकरण के बारे में हमने जानकारी दी थी। वर्गीकरण साथियों हमने चार विद्वानों के अनुसार पढ़ा था और चार विद्वानों में जो चौथा वर्गीकरण था वही वर्तमान वर्गीकरण कहलाता है। किनके अनुसार साथियों? एच.एम. सक्सेना जी के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा गया और चार भागों में साथियों हमने सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो कि साथियों पश्चिमी मरुस्थल है या इसी को थार का मरुस्थल कहते हैं, ये साथियों हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में साथियों आगे बढ़ाते हुए आज की जो रूपरेखा है वो बता देना चाहता हूं साथियों कि भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थल में हमने साथियों पूर्व की क्लासेज में विशेषताएं देखी और विशेषता देखने के साथ साथ आज हम तीन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। पहली देखेंगे साथियों भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि मैंने कल या साथियों परसों वाली क्लास में बताया था कि पश्चिमी मरुस्थल किसका भाग है, तो याद रखिएगा टेथिस सागर का भाग कहलाता है। तो इसी को आज देखने वाले हैं, ये टेथिस सागर का भाग क्यों कहलाता है। तो साथियों आज हम उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे और जो उत्पत्ति के साथ साथ हम दूसरा बिंदु क्या अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है मरुस्थल के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। मरुस्थल के प्रकार, ध्यान दीजिएगा साथियों, हम केवल और केवल पश्चिमी मरुस्थल के प्रकार नहीं देखने वाले हैं। जितने भी साथियों पूरे विश्व में मरुस्थल है वो साथियों कितने प्रकार के होते हैं। छोटा सा साथियों मैटर है जो कि राजस्थान की परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पथरीला मरुस्थल राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, उनकी कुछ शब्दावलियों के बारे में देखेंगे। तीसरा जो साथियों जो बड़ा बिंदु रहने वाला है वह है साथियों थार के मरुस्थल में जो भी शब्दावली आती है, शब्द आते हैं, वहां से भी साथियों कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम तीन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। पहली करेंगे साथियों पश्चिमी मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई है, दूसरी चीज हम करेंगे साथियों मरुस्थल के प्रकार देखेंगे और तीसरी चीज हम देखने वाले हैं कि थार के मरुस्थल की शब्दावली के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण वर्ड आते हैं जिनको साथियों स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है। इन सारी चीजों का अपन क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जो थार के मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से एरा में मानी जाती है। एरा का तात्पर्य क्या है साथियों? युग है। और आपको युग का पता होना चाहिए कि साथियों थार के मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से युग में हुई है। तो नाम याद रखिएगा, नियोजोइक एरा में साथियों उत्पत्ति मानी जाती है और जो युग है वह साथियों आज से 10 लाख वर्ष पूर्व का जो समय है वो नियोजोइक एरा कहलाता था। और नियोजोइक एरा के साथियों कौन से महाकल्प में मानी जाती है। जो सभी एरा होते हैं वो महाकल्पों में बटे होते हैं और महाकल्प के अंदर क्या चलता है साथियों? काल चलता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो नियोजोइक एरा के चतुर्थ महाकल्प जिसको साथियों नूतन महाकल्प के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति नियोजोइक एरा के चतुर्थ महाकल्प या साथियों नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसिन काल में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाती है। और इस प्लीस्टोसिन काल में साथियों एक सागर रहा करता था जिसका नाम है टेथिस सागर और टेथिस सागर के अवशेष के रूप में किसकी उत्पत्ति हुई है साथियों? थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। ये बात मैं जानता हूं आपको कईयों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आपको ये एरा, महाकल्प और साथियों काल याद रखना है। इसकी मैं बाद में बात करता हूं। टेथिस सागर की कहां से आया, सबसे पहले आप याद रखिएगा साथियों। युग पूछे तो नियोजोइक एरा जो कि साथियों 10 लाख वर्ष पूर्व के समय को नियोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। इस नियोजोइक एरा में साथियों प्रथम महाकल्प भी हुआ, द्वितीय महाकल्प भी हुआ और तृतीय महाकल्प भी हुआ और जो चौथा महाकल्प आया इसी को साथियों नूतन महाकल्प के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों एक ही नाम है। और चतुर्थ महाकल्प या नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसिन काल में किसकी उत्पत्ति हुई है? थार के मरुस्थल की। और किसके अवशेष में? टेथिस सागर के अवशेष में। यानी जो आज आपको थार का मरुस्थल दिखाई देता है वहां साथियों कहा जाता था कि यहाँ थार के मरुस्थल में पहला कौन सा सागर रहा करता था? टेथिस सागर साथियों यहाँ पर हुआ करता था। तो इसी के अवशेष में आज वर्तमान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। तो देखते हैं साथियों, सागर रहा होगा तो पानी भी रहा होगा और पानी से साथियों आज मरुस्थल कैसे बन गया? ये कभी कभार आपके दिमाग में बात आई होगी कि टेथिस सागर है तो टेथिस सागर पहले 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ करता था तो वहां पर पानी हुआ करता था, लेकिन साथियों आज मरुस्थल कैसे हैं ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये बातें तो सारी याद रखनी है। तो आइए साथियों मैं थोड़ा आपको पृथ्वी से संबंधित अवगत कराना चाहता हूं। देखिए
अब दोस्तों आप पहली वाली इमेज पर गौर फरमाना। पहली वाली इमेज किसकी है? पृथ्वी की है। और अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जो आजकल विद्यमान है वो साथियों पहले कुछ विद्यमान नहीं हुआ करता था। पहले साथियों दो ही कंसेप्ट हुआ करते थे, यानी जो पृथ्वी पर कितने कंसेप्ट हुआ करते थे? दो कंसेप्ट हुआ करते थे। मैं ऊपर लिख रहा हूं। पहला था साथियों कौन सा मंडल हुआ करता था? स्थल मंडल हुआ करता था। और दूसरा जो मंडल हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था? जल मंडल हुआ करता था। अच्छा, स्थल मंडल और जल मंडल से क्या तात्पर्य है साथियों? देखिएगा, जो पृथ्वी के पहली वाली इमेज पर आना, जो पृथ्वी पर जो बीच वाले भाग पर साथियों कौन सा मंडल हुआ करता था? वो हुआ करता था स्थल मंडल। और इस स्थल मंडल के चारों ओर साथियों कौन सी राशि फैली हुई थी? जल राशि फैली हुई थी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जहां जहां पर साथियों पृथ्वी पर जल या जल राशि फैली हुई थी वो भाग क्या कहलाया? वो भाग कहलाया जल मंडल। और जल मंडल के साथियों जहां पर जल नहीं फैला हुआ था वो भाग क्या कहलाया? स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के चारों ओर ये वाला भाग कौन सा कहलाया? जल मंडल कहलाया। आप कहोगे ठीक बात है। अब स्थल मंडल और जल मंडल को साथियों कुछ विशेष नाम से संबोधित किया जाता था। स्थल मंडल को साथियों क्या कहा गया? स्थल मंडल को कहा गया पेंजिया कहा गया। और जल मंडल को याद रखिएगा क्या कहा जाता है? पैंथालासा के रूप में जाना जाता है। आपको साथियों केवल मनोयोग से सुनना है। अभी मैंने दो चीजें बताई। क्या बताई? पृथ्वी पर पहले कुछ विद्यमान नहीं था। पृथ्वी पर कितने कंसेप्ट थे? आप कहोगे दो थे। क्या क्या था? कौन कौन से मंडल हुआ करते थे? स्थल मंडल और एक हुआ करता था कौन सा? जल मंडल। स्थल मंडल साथियों स्थल मंडल के चारों ओर कौन सा मंडल हुआ करता था? जल मंडल। जल मंडल का तात्पर्य हुआ जहां जहां पर साथियों जल राशि के जल के स्रोत हुआ करते थे, जल राशि फैली हुई थी, उसको साथियों उस प्रदेश को कौन सा मंडल कहा गया? जल मंडल। और मैंने अभी बताया स्थल मंडल और जल मंडल को विशेष नाम से संबोधित किया गया। पहला साथियों स्थल मंडल को किस नाम से संबोधित किया गया? पेंजिया के रूप में कहा गया। और इस जल मंडल जल वाली राशि को किस नाम से संबोधित किया गया? पैंथालासा के रूप में संबोधित किया गया। और ये बताने वाली बात, ये सबसे पहले बात किसने बताई थी साथियों? अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा ये बात बताई गई थी। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने साथियों ये बात बताई थी। ये साथियों आपको लिखनी नहीं है, ये आपको पीडीएफ में सारी चीजें मिल जाएगी। अब अल्फ्रेड वेगनर महोदय जी ने साथियों एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ये साथियों परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप याद रख लीजिएगा। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने कहा अपने इस सिद्धांत में कि पृथ्वी पर दो मंडल हुआ करते थे। एक तो कौन सा मंडल? एक स्थल मंडल। और इसके जो चारों ओर कौन सा मंडल हुआ करता था? जल मंडल। इस स्थल मंडल को साथियों नाम दिया पेंजिया और जल मंडल का साथियों नाम दिया क्या? पैंथालासा। आप कहोगे ठीक बात है। अब चलते हैं साथियों दूसरी वाली इमेज पर। दूसरी वाली इमेज क्या है देखिएगा। ये जो आपको दूसरी वाली जो छवि दिखाई दे रही है इस पर साथियों आप गौर फरमाना। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोरेशिया और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गोंडवाना। ये साथियों पहले क्या हुआ करता था? एक ही भाग हुआ करता था। यानी साथियों अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखिएगा अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं साथियों तो ये कौन सा भाग हुआ करता था? मैंने अभी बताया ये पूरा का पूरा पहले स्थल मंडल हुआ करता था। और इसी स्थल मंडल को किस नाम से पुकारा गया था? पेंजिया के नाम से पुकारा गया था। और जो इसके जो चारों ओर जो भाग है, इसके जो चारों ओर जल राशि है, इसको किस नाम से पुकारा गया था? पैंथालासा के रूप में पुकारा गया था। और पैंथालासा किसको कहते हैं? जल मंडल को कहते हैं। अब ये साथियों टुकड़े कैसे हुए? अब आना साथियों, अब केवल और केवल बात करने वाले पेंजिया पर, पैंथालासा पर मैं सबसे बाद में आऊंगा। दूसरी वाली इमेज पर गौर करना। देखिएगा साथियों ये पूरी पृथ्वी है, मैंने आपको बताया ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। और पृथ्वी पर कितने ध्रुव है? आप कहोगे दो ध्रुव है। एक तो है साथियों उत्तरी दिशा में जिस ध्रुव का नाम क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया। और एक है साथियों दक्षिणी ध्रुव। तो ये दक्षिणी ध्रुवों पर साथियों दोनों ध्रुवों पर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है तो साथियों गुरुत्वाकर्षण बल का काम क्या है? अपनी ओर खींचना। क्या करना? अपनी ओर खींचना। और दोनों ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल है तो साथियों जो स्थल मंडल है वो यानी कि दोनों ध्रुवों की ओर चला गया। जो एक तो चला गया उत्तरी ध्रुव की ओर और कुछ पार्ट चला गया साथियों दक्षिणी ध्रुव की ओर। क्यों गया? क्योंकि दोनों ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, कार्य क्या है कि अपनी ओर चीजों को क्या करना साथियों? आकर्षित करना। तो साथियों ये पहले भाग, ये जो भाग बट गया है ना, एक तो बट गया साथियों लोरेशिया के रूप में बट गया। ये तो चला गया उत्तरी ध्रुव की ओर। मैंने अभी आपको बताया ये जो पूरा लाल लाल आपको यानी कि रेड रेड सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है नारंगी कलर का, तो ये पहले एक ही भाग हुआ करता था। कौन सा? स्थल मंडल। इसको क्या नाम जाना जाता था? पहले पूरे को पेंजिया के नाम से जाना जाता था। तो अभी अपन पेंजिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी मैं इस पैंथालासा
पेंथालासा को छोड़ रहा हूँ, यानी जलराशि को छोड़ रहा हूँ, इस पर मैं बाद में आऊँगा। फिर बाद में मैंने बताया कि अपने ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हुआ तो इस पूरे साथियों पेंजिया के, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है, इस पेंजिया के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। एक तो आपको दिखाई दे रहा है लोरेशिया और एक नीचे आपको दिखाई दे रहा है गोंडवाना। जो उत्तरी ध्रुव की तरफ गया इसे तो क्या कहते हैं साथियों, उत्तरी पेंजिया के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ गया तो इस वाले पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, दक्षिणी पेंजिया के नाम से जाना जाता है। और इस उत्तरी पेंजिया को साथियों किस नाम से जाना जाता है, एक अन्य नाम है क्या, लोरेशिया या लोरेंसिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने छोटी सी बात बताई है, दोबारा रिवीजन करते हैं। देखिएगा, एक मौर्य थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर मौर्य। अल्फ्रेड वेगनर मौर्य ने साथियों कौन सा सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। इस महाद्वीपीय विस्थापन में सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी पर पहले 2 चीजें हुआ करती थी, एक तो जलमंडल, एक साथियों स्थल मंडल। स्थल मंडल को साथियों उन्होंने क्या कहा, पेंजिया का, और जल मंडल को साथियों उन्होंने क्या कहा, पेंथालासा का। और फिर बाद में साथियों पेंजिया के क्या हुए, 2 टुकड़े हुए, किस कारण से हुए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुए। और गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहां पाया जाता है, दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है। और जो साथियों पेंजिया उत्तरी की तरफ गया उसे तो कह दिया साथियों उत्तरी पेंजिया, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ गया उसे कह दिया दक्षिणी पेंजिया। और ये जो 2 टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, इन्हीं 2 टुकड़ों को एक तो कहते हैं लोरेशिया, जिसे उत्तरी पेंजिया भी कहते हैं, और जो दूसरा टुकड़ा था दक्षिणी पेंजिया, जिसे साथियों गोंडवाना लैंड के भी नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले गोंडवाना लैंड किसका भाग है, अरे पेंजिया का ही भाग है। पेंजिया का कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है। आप कहोगे ठीक बात है। अब एक अति महत्वपूर्ण बात साथियों, जो पेंजिया था ना, पेंजिया के टुकड़े हुए और पेंजिया से साथियों क्या बने, याद रखना, महाद्वीप बने, ठीक। और जो इधर वाला भाग था चारों तरफ जलराशियां, यानी ये इसको क्या कहते हैं, जलमंडल, और इसी को पेंथालासा कहते हैं। इस पेंथालासा से साथियों सारे के सारे क्या बने, महासागरों की क्या हुई, पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे पेंजिया, पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, लोरेशिया और एक हुआ गोंडवाना। अब देखिएगा, इस जो लोरेशिया के जो टुकड़े हुए ना, वो साथियों इस लोरेशिया से 2 महाद्वीप बने हैं। कौन कौन से, आपको तीसरी वाली इमेज पर आना पड़ेगा। इस तीसरी वाली इमेज पर गौर करना। लोरेशिया से साथियों 2 महाद्वीप बने हैं। लोरेशिया को क्या कहेंगे, लोरेशिया को कहेंगे नॉर्थ पेंजिया, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि नॉर्थ पेंजिया से साथियों 2 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। तीसरी इमेज पर आओ। पहला महाद्वीप कौन सा था साथियों, यूरेशिया, और दूसरा महाद्वीप साथियों कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, कंप्लीट। और यूरेशिया साथियों 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है साथियों यूरोप और साथियों एक है एशिया। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा गया, यूरेशिया। और उत्तरी अमेरिका साथियों 2 महाद्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है, नॉर्थ पेंजिया से हुई है। अब जो गोंडवाना लैंड है ना, ये वाला गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना लैंड से साथियों कितने महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, तीसरी वाली इमेज पर साथियों गौर फरमाना। पहली तो हुई है साथियों दक्षिणी अमेरिका, दूसरी हुई है अफ्रीका, तीसरी साथियों अंटार्कटिका, और चौथी साथियों कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, और 5वीं साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा भारत। और भारत का ये हिस्सा कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो साथियों ये हुई साथियों क्या, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। अच्छा, अपन चल रहे हैं 33 सागर की ओर। ये 33 सागर आएगा कब, सबसे पहले मैं आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं, एक बार पुनः देख लीजिएगा। वेगनर मौर्य जी ने कहा था कि साथियों पृथ्वी पर 2 चीजें हैं, पहला स्थल मंडल जिसे क्या कहा गया, पेंजिया, और पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, पहला उत्तरी पेंजिया, दूसरा दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को साथियों क्या नाम दिया गया, अंगारा लैंड या साथियों लोरेंसिया, एक और नाम ध्यान रखना, अंगारा लैंड या लोरेंसिया। और दक्षिणी पेंजिया को साथियों क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। फिर आगे चलते हैं साथियों, देखिएगा जो उत्तरी पेंजिया है, उत्तरी पेंजिया से साथियों किन किन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, तो देखिएगा एक तो हुई उत्तरी अमेरिका और एक हुई साथियों यूरेशिया। और यूरेशिया में मैंने अभी आपको बताया यूरोप और एशिया सम्मिलित है। और दक्षिणी पेंजिया जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, उससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एक अपना कौन सा, भारत का हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जिसके तीनों तरफ क्या हो साथियों, जल हो। यहाँ पर क्या है, जल है भारत पर, यहाँ पर भी जल है, यहाँ पर भी जल है। जिस स्थल के तीनों ओर प्रायद्वीप जल हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप भारत है। भारत कैसा है साथियों, प्रायद्वीप है। तो ये भी अपन की किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये साथियों गोंडवाना लैंड से ही उत्पत्ति मानी जाती है। तो आइएगा साथियों, अपन अब चलते हैं जलमंडल की ओर। तो मैंने महाद्वीपों की उत्पत्ति बताना जरूरी था साथियों, और एक महासागर की उत्पत्ति बताना जरूरी था। तो आइए महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है।
देखिएगा दूसरा जो मंडल था वो कौन सा था, जल मंडल, जिसे साथियों वेगनर महोदय ने किस नाम से संबोधित किया गया, पैंथालासा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और इस पैंथालासा को साथियों किस नाम से जाना जाता था, टेथिस सागर। ये साथियों अपनी पृथ्वी हुआ करती थी। यहाँ पर स्थल मंडल को पेंजिया के नाम से जाना गया। पेंजिया के दो टुकड़े हुए, ये हमने पढ़ लिए। और पेंजिया के जो चारों तरफ जलराशि हुआ करती थी, इसको साथियों किस नाम से जाना गया, पैंथालासा के रूप में। या इसी सागर को साथियों कौन से सागर के नाम से जाना गया, टेथिस सागर के रूप में जाना है। तो आपको अब बात याद रहनी चाहिए कि टेथिस सागर को क्या कहते हैं, पैंथालासा कहते हैं, और पैंथालासा को क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही है। इस टेथिस सागर से साथियों दो उत्पत्ति मानी जाती है, एक तो है महासागरों की उत्पत्ति और एक है साथियों मरुस्थल की उत्पत्ति। हाँ, हमें समझ में आती है कि टेथिस सागर से महासागरों की उत्पत्ति तो हो सकती है, लेकिन इस मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप साथियों ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पर टेथिस सागर की जो जल राशि जहाँ जहाँ पर गई, यानी टेथिस सागर का जहाँ जहाँ तक साथियों पानी गया वहाँ तक तो क्या बन गया साथियों, महासागर बन गया। और महासागर साथियों कौन कौन से बने, प्रशांत महासागर बना, अटलांटिक महासागर बना, हिंद महासागर बना, और कौन सा महासागर बना साथियों, आर्कटिक महासागर बना। ये जो चारों महासागरों की उत्पत्ति हुई है वो किससे उत्पत्ति हुई है, टेथिस सागर से उत्पत्ति मानी जाती है। तो इनकी तो साथियों हमें उत्पत्ति समझ में आती है। साथियों इन चारों में क्या रहेगा, जल रहेगा, और सागर में भी साथियों क्या है, जल है। तो टेथिस सागर की जहां जहां तक साथियों जल राशि फैली, जहां जहां तक जल राशि गई, उनके द्वारा चार महासागरों की उत्पत्ति हुई। फर्स्ट प्रशांत, सेकंड अटलांटिक, और तीसरा हिंद, और चौथा साथियों आर्कटिक महासागर। लेकिन टेथिस सागर के द्वारा मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई साथियों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें साथियों एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि साथियों ये क्या है, अपनी पृथ्वी है। और पृथ्वी साथियों, पृथ्वी की एक घूर्णन गति होती है, जिसमें साथियों पृथ्वी क्या करती है, अपने ही अक्ष पर साथियों किस दिशा में घूमती है, ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। कभी कभार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी घूमती है किस दिशा से किस दिशा की ओर, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन हमें साथियों महसूस नहीं होता है, बहुत धीमी गति के कारण वो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति क्या कहती है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी कि इधर तो कौन सी दिशा होगी साथियों, अपनी पश्चिम दिशा होगी, और इधर कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी। अब पहले क्या हुआ करता था साथियों, टेथिस सागर में साथियों पश्चिमी भाग में, पृथ्वी पर पश्चिमी भाग में साथियों क्या हुआ करते थे, यहाँ पर महासागर हुआ करते थे। जब टेथिस सागर हुआ करता था, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, शुरू में जब टेथिस सागर था तब साथियों ये पश्चिमी भाग में हुआ करता था। फिर बाद में धीरे धीरे टेथिस सागर के टुकड़े हुए, अपने प्रशांत महासागर बने, ये चारों महासागर बने साथियों। और पृथ्वी की घूर्णन गति भी साथियों कैसे गौर करती है, कैसे गतिशील होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ गतिमान होती है। और जैसे जैसे साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती गई, तो ये यहाँ का जो पानी था पश्चिम की ओर, वो किस दिशा की ओर चला गया, पूर्व दिशा की ओर चला गया। हालांकि पहले यहाँ पर जो भाग हुआ करता था वो किसका भाग हुआ करता था, टेथिस सागर का ही तो भाग हुआ करता था। लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो यहाँ पर पानी का भाग हुआ करता था वो किस भाग में चला गया साथियों, पृथ्वी के पूर्वी भाग में चला गया। और आज भी साथियों यही कहते हैं कि पृथ्वी के पश्चिमी तटों पर कौन से भाग मिलते हैं, मरुस्थल भाग मिलते हैं। तो साथियों जैसे जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति हुई और वैसे वैसे साथियों जो जल राशि थी वो पश्चिम से किस और दिशा की ओर जाने लगी, पूर्व दिशा की ओर जाने लगी। और जो यहाँ पर पहले पानी हुआ करता था वो साथियों किसका भाग हुआ करता था, टेथिस सागर का। लेकिन जैसे जैसे साथियों पृथ्वी गति करती गई वैसे वैसे साथियों यहाँ पर पानी सूखता गया और पानी किस में बदल गया साथियों, मरुस्थल में बदल गया। इसलिए साथियों मरुस्थल को किसका भाग माना जाता है, टेथिस सागर का भाग माना जाता है। ये बात आपको साथियों समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप का जरूर थम्स अप जरूर भेजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने साथियों यहाँ पर लिखा है कि जितने सारे मरुस्थल है वो किनके भाग माने जाते हैं, टेथिस सागर के। कारण सहित मैंने आपको बता दिया है क्यों माने जाते हैं मरुस्थल के, जो जैसे सारा मरुस्थल है, अरब मरुस्थल है, और अपना साथियों प्यारा सा सुंदर सा कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, और कालाहरी मरुस्थल है।
ये बात पूरी समझाने के पीछे ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। हालांकि साथियों आप रटो नहीं, इन बातों को समझो। इसलिए प्रश्न आ जाए कि थार का मरुस्थल किसका भाग माना जाता है, तैतीस सागर का भाग माना जाता है। तैतीस सागर नहीं आए तो साथियों क्या आएगा, गोंडवाना लैंड आएगा, और गोंडवाना लैंड नहीं आए तो साथियों क्या आएगा, पैंथालासा आएगा। ये बात साथियों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपके पूरे माइंड में गई होगी, दिल दिमाग फेफड़े गुर्दों तक ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब चलिएगा साथियों दूसरी बात की ओर देखिएगा। उससे पहले साथियों एक छोटा सा रिवीजन तो होना बनता है। देखिएगा मैंने अभी बताया, एक बार पूरी 3-4 मिनट में हम पूरी बातें रिवीजन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया एक मौर्य हुआ करते थे जिनका नाम था वैगनर मौर्य। वैगनर मौर्य ने क्या किया साथियों, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में कहा कि इस पृथ्वी पर पहले दो ही चीजें हुआ करती थी। एक तो चीजें हुआ करती थी स्थल मंडल, और स्थल मंडल के जो चारों ओर यहाँ पर पानी हुआ करता था, जिसका नाम क्या था साथियों, पैंथालासा के रूप में संबोधित किया गया। इसको किस नाम से जाना गया, जलमंडल। स्थल मंडल को साथियों वैगनर मौर्य ने क्या कहा, पेंजिया कहा, ठीक बात। और जल मंडल को साथियों क्या कहा, पैंथालासा के रूप में पहचाना। आप कहोगे ठीक बात है। अब पृथ्वी पर दो भाग हो गए, एक तो हो गया पेंजिया और एक हो गया साथियों पैंथालासा। तो पहली चर्चा करते हैं पेंजिया की। तो देखिएगा मैं पेंजिया दोबारा बना लेना चाहता हूं। ये पेंजिया था अपना, और पेंजिया के साथियों यहां उत्तरी ध्रुव हुआ करता था और यहां हुआ करता दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों पर साथियों गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण जो उत्तरी ध्रुव है वो साथियों उत्तर की तरफ अपनी ओर खींचेगा, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो कोई भी चीज अपनी ओर साथियों दक्षिणी ओर खींचेगा। तो इस पेंजिया के साथियों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दो टुकड़े हो गए। तो साथियों जो उत्तर दिशा में गया वो कहलाया उत्तरी पेंजिया, और जो दक्षिण दिशा में गया वो कहलाया साथियों दक्षिणी पेंजिया। और उत्तरी पेंजिया से साथियों कितने महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, 2 महाद्वीपों की। और हमने साथियों दक्षिणी पेंजिया से भी कुछ महाद्वीपों की उत्पत्ति देखी है। ये बात आपको समझ में आई, आप कहोगे ठीक बात, हमें समझ में आ गई। तो अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। दूसरे वाले पर क्या हुआ, और जो उत्तरी पेंजिया था, उत्तरी पेंजिया को क्या कहते हैं साथियों, अंगारा लैंड कहते हैं। आप ये ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, उत्तरी में भी साथियों 3 की आकृति आती है और अंगारा लैंड में भी साथियों 1 की आकृति आती है। कभी कभार गोंडवाना लैंड और साथियों अंगारा लैंड में कंफ्यूजन हो जाते हो। और दक्षिणी पेंजिया को साथियों किस नाम से जाना गया, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। ये बात आपको समझ में आ गई, आप कहोगे ठीक बात समझ में आ गई। अब जो दूसरा भाग जलमंडल हुआ करता था, जिसे साथियों पैंथालासा के रूप में कहा गया, और उसी को साथियों किस सागर के नाम से जाना जाता था, तैतीस सागर के। अभी मैंने आपको बताया तैतीस सागर की जहां तक जल राशि, जहां तक जल फैला हुआ था, वहां तक तो बन गए साथियों महासागर। महासागरों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है साथियों मरुस्थल से। और तैतीस सागर से ही मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई, मैंने ये बात समझाने के लिए आपको बताया कि पृथ्वी पर साथियों पृथ्वी गति करती है, कौन सी गति, घूर्णन गति। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर साथियों पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और साथियों जो पहले पश्चिम भाग में जल हुआ करता था वो साथियों पश्चिम दिशा से ट्रांसफर होकर के कहाँ चला गया, धीरे धीरे गति होकर के, इसको बहुत वर्ष लगे, ध्यान रखिएगा, पूर्व दिशा की ओर चला गया। और जो पहले पश्चिमी भाग में साथियों यहाँ पर तैतीस सागर हुआ करता था, भाई महासागर किसके भाग है, तैतीस सागर। और जो यहाँ तैतीस सागर हुआ करता था वो सूख गया, और सूख गया तो साथियों यहाँ पर क्या बन गए, सारे के सारे मरुस्थल बन गए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि तैतीस सागर का अवशेष है क्या, अपना थार का मरुस्थल। और जितने भी मरुस्थल है ना वो सारे अवशेष किसके माने जाते हैं, तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। जैसे देखा सहारा, अरब, थार का मरुस्थल और कालाहरी मरुस्थल और आदि जितने भी मरुस्थल है वो साथियों थार के मरुस्थल सहित तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। अब मैं एक बार पुनः और कहना चाहता हूं, अगर आपको बात समझ में आए, मुझे नहीं पता साथियों मैं 2 से 3 बार कितनी बार समझा रहा हूं, बस केवल और केवल आपका हित देखना चाहता हूं कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर बाद में साथियों हमें कुछ नहीं चाहिए। बस अब देखिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं कि मैंने अभी बताया कि तैतीस सागर का भाग है साथियों थार का मरुस्थल। तो अपन कैसे मान ले, कोई ना कोई तो साथियों हमें क्या होनी चाहिए, प्रमाण की आवश्यकता होनी चाहिए। यही प्रमाण साथियों कभी कभार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए साथियों नीचे चलते हैं कि थार का मरुस्थल है वो तैतीस सागर का अवशेष है। हमने पूरी चीजें देख ली, लेकिन इसके प्रमाण क्या क्या है। पहला प्रमाण गौर फरमाना कि यहां पर साथियों थार के मरुस्थल में खारे पानी की झील होना, जो कि तैतीस सागर का अवशेष बताती है, पहला प्रमाण है। ये खारे पानी की झील ही क्यों है साथियों, यहां पर मीठे पानी की झील क्यों नहीं है, तो इसका कारण मैंने नीचे लिखा है कि साथियों पहले तैतीस सागर में यह पता लगाया गया कि यहां कौन सी चट्टानें पाई जाती थी, माइका सिस्ट की चट्टानें पाई जाती थी,
माइका सिस्ट का तात्पर्य क्या हुआ, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, Ca साथियों K और Mg, जिसे साथियों मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। Ca का मतलब कैल्शियम, K का मतलब साथियों पोटेशियम और Mg का मतलब मैग्नीशियम से निर्मित लवणीय चट्टानें, यानी 3 तत्वों से मिली हुई थी ये चट्टानें। पहला था कैल्शियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा मैग्नीशियम से निर्मित लवणीय चट्टानें, जो कि जल में घुलकर पानी को साथियों लवणीय या क्या बना देती है, खारा बना देती है। इसलिए साथियों पश्चिमी मरुस्थल तैथिस सागर का भाग होने के कारण यहां पर खारे पानी की झील पाई जाती है। पहला प्रमाण मैंने आपको दे दिया है। दूसरी बात देखिएगा साथियों, मछली के अवशेष। ये जो पहला प्रमाण है वो साथियों तैथिस सागर से ही पता लगाया गया है कि तैथिस सागर में पहले कौन सी चट्टानें हुआ करती थी, माइका सिस्ट। और ये माइका सिस्ट चट्टानें अपने राजस्थान में कहां मिली, पश्चिमी राजस्थान में। इसलिए मान लिया गया है कि पश्चिमी राजस्थान किसका अवशेष रहा होगा, तैथिस सागर का अवशेष रहा होगा। कभी कभार परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माइका सिस्ट की चट्टानें राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, तो याद करना कि पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत पाई जाती है। और माइका सिस्ट चट्टाने के कारण ही पश्चिमी मरुस्थल में अधिकतर खारे पानी की झील देखने को मिली है। दूसरी बात साथियों मछली है तो साथियों पानी में या महासागर में रहेगी, और पश्चिमी मरुस्थल में ही मछली के अवशेष मिले हैं। और मछली कौन सी साथियों, व्हेल मछली। और मछली के अवशेष कहाँ मिले हैं, जैसलमेर के कुलतरा गांव में साथियों मछली के अवशेष मिले हैं। दूसरा प्रमाण मैंने आपको दे दिया है। अब जो तीसरा प्रमाण है वह देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में साथियों अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज पाए जाते थे। जीवाश्म खनिज कौन कौन से, एक तो कोयला, एक पेट्रोलियम, एक प्राकृतिक गैस और एक साथियों चूना पत्थर के यहाँ पर बहुत सारे भंडार मिले हैं। और ये जो जीवाश्म खनिज है ना वो कौन सी चट्टानों में मिलते थे, अवसादी चट्टानों में मिलते थे। और ये अवसादी चट्टानें राजस्थान में काम मिली है, पश्चिमी राजस्थान में मिली है। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक प्रमाण माना जाता है, क्योंकि साथियों जो तैथिस सागर है ना वो धीरे धीरे यानी कि पास में आता गया। यानी कि कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये भी एक तैथिस सागर है यहाँ पर और ये भी एक तैथिस सागर है। अब जो दोनों जब साथियों ये पास में आएंगे ना तो यहाँ से क्या निकलेगा, अवसाद निकलेगा। यानी कि जो नीचे जो मलबा जमा हुआ है वो सारा का सारा निकलेगा। और ये जो अवसाद निकला तो इन्हीं चट्टानों को साथियों जो यहाँ पर जो कठोर सतह मिली, इन्हीं को किन नामों से जाना गया, अवसादी चट्टानों में। और इन अवसादी चट्टानों में साथियों जीवाश्म खनिज मिले, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर। तो ये सारे मिले। ये किसके प्रमाण है, ये तीनों के तीनों साथियों प्रमाण है कि राजस्थान में पश्चिमी जो मरुस्थल है वह तैथिस सागर का साथियों भाग है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने 3 प्रमाण कौन कौन से दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल खारे पानी की झील होना, क्यों होना, क्योंकि माइका सिस्ट की चट्टानें पहले तैथिस सागर में होती थी और माइका सिस्ट की चट्टानें राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल से मिली है। दूसरा मछली के अवशेष प्राप्त होना, और तीसरा साथियों अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज होना। अन्य विशेषता साथियों थार की मरुस्थल की अन्य विशेषता देख लेते हैं, जो कि साथियों मैंने पहली या दूसरी क्लास में छोड़ दी थी। एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा कि थार का मरुस्थल है वो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जितने मरुस्थल है उनमें साथियों कौन से नंबर पर इसका स्थान आता है, 17वें नंबर पर आता है। जैसे गोबी का मरुस्थल है और आटाकामा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल है। ये सारे मरुस्थल है ना जिनमें साथियों पूरे विश्व में जितने मरुस्थल है उनमें साथियों अपना एक मरुस्थल है थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भाग है, 17वें नंबर का, यानी कि 17वें नंबर पर आता है। इससे बड़े कितने हो गए, 16 और बड़े हो गए। कंप्लीट आप कहोगे ठीक बात है। दूसरी बात देखिएगा, थार के मरुस्थल को साथियों विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटी परीक्षाओं के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चन बना देता है कि विश्व का शक्ति ग्रह कौन से मरुस्थल को कहते हैं, जो कि राजस्थान के लिए तो बहुत स्पेशल प्रश्न है। थार के मरुस्थल को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि साथियों शक्ति क्या होती है, वो ऊर्जा करने की इकाई होती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऊर्जा करने की इकाई को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और यहाँ पर थार के मरुस्थल में क्या मिलते हैं, ऊर्जा संसाधन ही तो मिलते हैं, ऊर्जा संसाधन की प्रधानता है। इसलिए साथियों थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह कहा गया। पावर यानी कि ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या है, पावर। पावर को क्या कहते हैं, शक्ति। देखिएगा ऊर्जा संसाधन कौन कौन से मिलते हैं, कितने प्रकार के मिलते हैं साथियों। ऊर्जा संसाधन पश्चिमी मरुस्थल के दोनों प्रकार के मिलते हैं। पहला मिलता है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा मिलता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत में साथियों पहले परंपरागत का
मतलब क्या होता है, जो प्राचीन समय से चले आ रहे हो, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, और वो साथियों भंडार में कैसे हैं, सीमित है, कंप्लीट। गैर परंपरागत क्या होते हैं, जिनका साथियों आविष्कार अभी आधुनिक जमाने में किया गया हो और वो एक बार उपयोग करने के बाद में बार बार उपयोग कर सकते हो, जिनके भंडार साथियों असीमित है, यानी उनका साथियों पुनर्निर्माण किया जा सकता है, पुनः उन्हें उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो पश्चिमी मरुस्थल में साथियों विश्व का शक्ति ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं, जिनमें परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस देखा, सौर ऊर्जा, और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास हमने देखा। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, याद रखिएगा कि पश्चिमी मरुस्थल में साथियों कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जिसका अंग्रेजी में नाम क्या है साथियों, जीरोफाइट्स नाम है। अब मरुद्भिद का मतलब क्या होता है साथियों, मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है, मरुद्भिद कहलाती है। कई दफा बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि अपन थार का मरुस्थल पढ़ रहे हैं और मरुस्थल में जो भी वनस्पति उगेगी उनको किस नाम से जानेंगे, मरुद्भिद। और कभी कभार इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है इंग्लिश नाम से, जीरोफाइट्स भी साथियों इसी को कहते हैं। तो ये दो बातें ध्यान रखना। और इन मरुद्भिद की जो वनस्पति होती है ना, इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है। ये थी साथियों आज की जो महत्वपूर्ण बात, उत्पत्ति के बारे में हमने साथियों देखा है। किनके बारे में, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति जो है साथियों तैतीस सागर से क्यों मानी जाती है। ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे साथियों क्लास की लेंथ ही बढ़ाऊं और नियमित रूप से क्लास लेने की पूरी कोशिश करूंगा। बस साथियों आप क्या करना है, आपको जो भी नोट्स मिले उनका साथियों रिवीजन करना है, और आपको क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना, जिससे साथियों हमें मोटिवेट मिलेगा। ये सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी। और कल पढ़ेंगे दोस्तों कि मरुस्थल के प्रकार और थार के मरुस्थल की शब्दावलियां। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं मिलूंगा एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।